तो बताएंगे कि इस भू माफियागिरी में कौन कौन लोग शामिल हैं, कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आप सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इस बीच में मान लीजिए 2018 में अपने भाई पर्दार से जो रुपया लिए थे, जमीन बेच के मान लीजिए हम रुपया दिए। इस घटना के पूर्व में न मुझको आंख में चश्मे थी, न बीपी था, न शुगर था, न ग्वास था। तो इसकी रुपया देने के बाद इन सबों से मत पीड़ित। हमने इसको पैसा दिया, पैसा लेके भाग गया। सगे संबंधी पर्दार जो पैसा लेके दिया उनको अपनी जमीन बेच के उन लोगों को पैसा सजाना पड़ा। मोतिहारी का कैश, गोवा में ऐश। बिहार के एक ऐसे नटवर लाल की कहानी जिसने पूर्वी चंपारण जिले के कई लोगों को ठगा, करोड़ों रुपए जमा किए और जाकर गोवा में ऐश करने लगा। लेकिन कहते हैं पाप का घड़ा फूटता है। 12 जुलाई को वो नटवर लाल गिरफ्तार हुआ है इसी मोतिहारी जिले में। एक बड़ी सफलता है पुलिस की। मेरे साथ मोतिहारी के एक सोशल एक्टिविस्ट और लॉयर रमेश सिंह जी हैं। ये लॉयर है और ये विक्टिम भी है उस नटवर लाल के। खुद इनका बहुत सारा पैसा, करीब कितना पैसा, 27 लाख रुपए। 27 लाख रुपए अकेले इनका लेकर वो, और ये सब कुछ जो हुआ है ये जमीन के नाम पर हुआ है। जमीन आज बिहार में एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसके नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का गोरख धंधा की, मतलब लूट कहिए कि एक तरह से लूट मची हुई है। ये कहानी भी उसी का एक हिस्सा है। हम पूरी कहानी जानेंगे खुद रमेश सिंह जी की जुबानी। तो स्वागत है रमेश जी आपका, और आप बताइए, पूरा डिटेल में बताइए इस आदमी की पूरी कहानी क्या है। और एक बात बता दूं मैं अपनी तरफ से भी, ये आदमी ये पूरा धंधा करते हुए ठगी का, जमीन की धोखाधड़ी का, पैसा ठगी का ये धंधा करते हुए एक बहुत बड़े राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ये कई सालों तक सुरक्षित रहा। लेकिन अंत में वो पकड़ा गया। तो क्या है पूरी कहानी, रमेश सिंह जी बताएंगे। शकील अहमद पिता जहीर अहमद, जिसकी दुकान साड़ी शोरूम, सुंदरी साड़ी शोरूम के नाम से चलती थी। सुंदरी साड़ी शोरूम गाजा गदी चौक के नाम से जो जाना जाता है, पुराना होटल सोना के ठीक बगल में है, राजकुमार कॉफ़ी स्टॉल के बगल में है। और उसके ऊपर इसका एक ऑफिस था जिसमें ज़मीन के कारोबार और कमेटी चलाना इसका पेशा था, और नीचे बैठ के इस पूरे व्यापार का सेंट्रलाइज करता था। नवंबर 2013 में मेरे पास आया, ये ज़मीन हम अपने नाम से रजिस्टर्ड महादा रजिस्ट्री ऑफिस से कराएंगे, इसको आप लिखा लीजिए। पूर्व से हमारे अपने हम लोग अलग हो चुके थे, मान लीजिए अपना स्वामित्व था, अपने था। हमने राय किया नहीं भाई हमारे पास अभी तत्काल पैसा नहीं है, अब हम नहीं लेंगे। लेकिन लगातार प्रेशर बनाते रहा, ना भैया ले लीजिए, आपको सस्ता मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने 2 महीने बाद जनवरी 2014 में इसको 10 लाख रुपये, 23 जनवरी 2014 को 10 लाख रुपये दिया, और 22 मई 2014 को पुनः 12 लाख रुपया, और 25 दिसंबर 2014 को 10 लाख रुपया। इसको 32 लाख रुपये हम दे दिए। 4 कट्टे जमीन 10 लाख रुपये से 40 लाख में इससे तय हुई थी। ये हमको रजिस्ट्री करा देगा बराबर। जब इससे नहीं विश्वास हुआ, इसके पिता भी आते थे। पिता इसके को है जो पूरी दुकान मेरे नाम पर एग्रीमेंट है, उसका बिजली बिल सारा चीज़ मेरे नाम पर कटता है, बाबू आप पैसा दो, पैसे की गारंटी हम है, इसमें कोई अथी नहीं होगा। अल्लाह ताला मान लेके हम ईमान वाले लोग हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ साच बोल के ये लोग हमसे पैसा ले। ये जमीन कहाँ था? ये जमीन बरियारपुर में था। तो मतलब 7 साल पहले आपने 32 लाख रुपया दिया, मतलब 7 साल हो गया। 14 से 15 के बीच में, हाँ मतलब 7 साल मोटा मोटी हो गया। मोटा मोटी 6 महीने में करके 3-4 बार उसको पैसा दिया। तो कहने का मतलब 6 महीने में फिर भी 7 साल हुआ, तो ये वो 32 लाख आज की तारीख में 50 लाख रुपए हो गए। आज के डेट में तो करोड़ों हो गए। अच्छा, ये आपकी तरह और भी लोग थे? इस बहुत सारे लोग थे। जब बार बार हम इस पे प्रेशर बनाते रहे, हाथापाई की नौबत आ गई, घर पर इसके जाते रहे,
तो जब जाए तो कहेगा अच्छा ठीक है बाद में बात करेंगे। दुकान पर कभी ये रहता नहीं था। ऑफिस में मान इसका स्टाफ रहा, ऑफिस में किसी से बात होती नहीं थी। जब हम घर पे गए तो 5 लाख रुपया ही अपने अब्बू की उपस्थिति में दिया और 27 लाख रुपए का हमको यह चेक दे दिया। चेक कहाँ का था? चेक HDFC बैंक का था, जो इसके फादर और इसके ज्वाइंट अकाउंट का था। कहाँ वो, मतलब किस मोतिहारी गए? मोतिहारी HDFC ज्योति कॉम्प्लेक्स में जो बाजार में है उसमें का चेक था। LIC पुरानी LIC गोवा, फिर गोवा की क्या कहानी? वो है जब हमने इसको केस कर दिया 9 दिसंबर 2016 में, उसके बाद यह गोवा चला गया। कुछ लोगों से मालूम चला ये कहीं कहीं है, लेकिन मालूम करने पर मालूम चला ये गोवा चला गया। गोवा में ये अपना बहुत बड़ा अवैध और अवैध कारोबार खड़ा किया। गोवा का एक प्रमाणित चीज है जी, जून 2020 में महाराजा हरेंद्र किशोर में के क्वारंटाइन सेंटर में मोतिहारी ब्लॉक के अंतर्गत जो चल रहा था, इसमें आप गोवा से फ्लाइट से पटना आया और गोवा पटना से फिर महाराजा हरेंद्र किशोर क्वारंटाइन सेंटर में आया। उसमें वहाँ उसने कहा ये हम गोवा में हैं। उसके बाद मान लीजिए हमने इसके एथी से संपर्क किया, आयु से संपर्क किया जिसकी गिरफ्तारी हो। इस केस में पिता और या दोनों मुदाला बनाए गए। पिता की अग्रिम जमानत यहाँ जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज की गई। पटना हाई कोर्ट द्वारा यह कह के जो हम 80 बरस के वृद्ध हैं, हम तो दावा कर रहे हैं कि अभी भी इसका मेडिकल चेकअप करा लीजिए। आज के डेट में 80 बरस नहीं है। नहीं, आप एक बात बोल रहे थे, चेक कोई दिया था जो गोवा का, वो बता रहा है ना, मान ली कि ये दिया और उसके बाद यह गायब हो गया। पिछले साल जब एक क्वारंटाइन सेंटर में है, इसमें एक और बीच की पहलू है। जब हम इस पे केस किए तो 8 जनवरी 2017 को माननीय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा इस केस को ट्रू कर दिया गया, सत्य पाया गया। जांच के लिए पिता पुत्र दोनों को मान लेके किया जाए, विलंब गिरफ्तार करें, मान लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं। 27 अप्रैल 2017 को SP साहब द्वारा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय से इस पर जो रिपोर्ट 2 निकलता है जिस पर जांच पाई गई, सत्य विरोध सत्य पारित किया गया। मतलब इस तरह की घटना जो है घटी साहब के हिसाब से घटी कि मतलब पैसा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, जो ज्ञापन संख्या है 3677। मतलब इस कागज से आम आदमी यही समझेगा, आम आदमी यही समझेगा, आम जन माने जो कानून पर विश्वास रखते हैं वो लोग एक एक व्यक्ति यह समझ रहा है कि नहीं वो घटना सत्य पाए गए माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच में, और उसको जांच कर धोखाधड़ी हुई धोखाधड़ी किया है रमेश सिंह के साथ। ठीक है, इसके बाद हम लगातार टाउन थाना से संपर्क में रहे जिसकी गिरफ्तारी हो। मेरा मुख्य रूप से उद्देश्य था कि भाई मेरा जमीन जो है वो जो रजिस्ट्री करा दे, नहीं हमको पैसा दे दे, हमको इससे कोई विवाद नहीं रहा। ये गोवा वाला कनेक्शन जरा क्लियर कीजिए। गोवा वाला जो कनेक्शन है, हम जब लगातार संपर्क में रहे तो लोग कहते रहे जो गोवा है, कोई कहा जे भूटान है, कोई कहा जे पटटाया है। गोवा का कन्फर्मेशन चीज है, जब जून 2020 में पूरे विश्व में महामारी कोरोना का जो फैला, हर जगह कारोबार बंद हो गए, और जून 2020 में गोवा से फ्लाइट से या पटना आया और पटना से बस से मोतिहारी आया। फिर क्वारंटाइन सेंटर, फिर महाराजा हरेंद्र किशोर क्वारंटाइन सेंटर जो मोतिहारी ब्लॉक द्वारा संचालित किया जा रहा था। नहीं, लेकिन चेक वाली क्या बता रहे ना, वही जी जो गोवा से आया, वहाँ भी ऑफिशियल प्रूफ है। जो गोवा से आया, फ्लाइट का टिकट दिखाया, और मान लीजिए हम मान लेके लगातार लगे हुए थे क्योंकि पीड़ित हम थे। खून पसीने की कमाई, अपने पूर्वजों की जमीन, मैंने अपने सगे संबंधी भाई पर्दार से लिए हुए थे रुपया, हमको कहीं से रिकवर हो जाएगी उसको दे दे। इस बीच में मान लीजिए 2018 में अपने भाई पर्दार से जो रुपये लिए थे जमीन बेच के मान लीजिए हम रुपये दिए। 20 में जैसा ही वहाँ आया, मेरे गुप्त रूप से पता लगा तो संपर्क किए, तो वहाँ से कन्फर्मेशन हुआ जो नहीं वो गोवा से आया था। उसके बाद जब हम इससे संपर्क किए तो इससे मेरी मुलाकात अगस्त में हुई। अच्छा, अगस्त 2020 में
बहुत प्रेशर बनना, बार बार घर जाने आने के बाद चल दिया। और मिला तो एक 15,000 रुपये का गोवा का चेक दिया, जब भैया 15,000 रुपये का चेक है। अच्छा। और हर एक दिन दो ICICI बैंक का चेक था गोवा का, जो हर 2 दिन एक दिन पर 5,000 10,000 5,000 10,000 करके, क्योंकि ये तो वैध और अवैध कारोबार मास्टर था। यहाँ मान ली कि छतौनी में पाल सिनेमा के अंदर सेल लगवा रहा था, बाजार में कोई जगह इसका सेल लगा था। इसकी साड़ी का कारोबार मान ली कि जो था उसमें चंपारण खादी भंडार हो गया। इससे बड़े भाई का जो दुकान है वो 4 बार फॉर्म का नाम चेंज हुआ। मतलब जो रमेश जी कह रहे हैं कि इनको उस व्यक्ति ने कई बार 15,000 5,000 10,000 नहीं, एक बार 15,000 का, एक बार 15,000 का एक ICICI का चेक दिया, जो गोवा का था। मतलब उस व्यक्ति का गोवा में बैंक अकाउंट था। गोवा में बैंक अकाउंट होने का मतलब ही है जो गोवा में कोई ना कोई व्यवसायिक कारोबार था। हमको जो चेक दिया गोवा का 15,000 का चेक, फर्स्ट मुलाकात करने के अपने के साथ दिया, जब भैया हम 15,000 का चेक भैया कि नहीं दे रहे हैं, उसके बाद हर 2 दिन 4 दिन पर आपको पैसा देंगे। तो चेक भजा? चेक नहीं बजा, चेक पुनः बाउंस कर गया। अच्छा। मैंने इसको फिर भेंट किया, 10 बार फोन करने पर इसके नंबर पर फोन लगता नहीं, सिर्फ WhatsApp कॉल पे बात होती है। अब बहुत मशक्कत के बाद बात तो हो पाती थी। फिर संपर्क किया तो कहा जब भैया हम रोज 4,000 5,000 दे के रुपये 6 महीना का मगर समय दे देता नहीं। हमको पैसे से मतलब था, मतलब हमने एक्सेप्ट किया हुई बात, लेकिन न पैसा देता था न मान लेके ऐसी करता था। गोवा का जब चेक बाउंस कर गया तो इसको मैंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय में पेटिशन दे के हमारा रुपया लिए हुए है, भागे हुए 2017 से केस किए हुए हैं, इसके लिए एक आवेदन दिए जिसका रिपोर्ट लगवाए। और इसके लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का रिकॉर्ड अवलोकन में है कि संबंधित थाना, टाउन थाना और छतौनी थाना को पत्र लिखा गया कि विलम्ब कार्रवाई करे। लेकिन इसका प्रभाव का जो साम्राज्य था, अच्छा, राजनीतिक दलों से जो इसका साठगांठ था, अच्छा, गाँव विभिन्न लोगों के से नाम का जो इसका प्लस का जो फायदा था, कोई थाना नहीं कुछ करता। इतना महत्वपूर्ण और ताकतवर आदमी, निश्चित रूप से अगर ये महत्वपूर्ण और ताकतवर राजनीतिक दल का नाम बताना चाहेंगे आप? या सत्ता दल के लोग तत्काल 15-20 वर्ष से इनकी सत्ता आई, मान ली कि छुट्टी हुई चीज थोड़े है। सत्ता दल में रहा, सत्ताधारी दल के राजनेताओं का बहुत बरहस्ती था, तब ना करोड़ों लोग डकैती करता रहा। और मान ली कि या माननीय महोदय, मैं इस चैनल के साथ आग्रह और पर्वत निवेदन करना चाहता हूँ, जो पुलिस अधीक्षक महोदय का जो अप्रैल 2017 27 अप्रैल 2017 मैंने पूर्व बताया, कल निकला हुआ रिपोर्ट है, रिपोर्ट 2, और इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इससे आप अवलोकन लगा सकते हैं इसकी कितनी पहुंच थी। मतलब न 82 हो पाती थी, न 83 हो पाती थी, कोर्ट था ना दुनिया, ये सब इतने महकमे को जकड़ के रखे हुए था। मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप भी था ही। मैं तो कह रहा हूँ कि वैध और अवैध दोनों कारोबार गोवा में से, यहाँ से गोवा से यहाँ करता था। तो अच्छा रमेश जी, एक चीज बताइए, ये तो आपका एक केस है जो सीधा सीधा आप बता रहे हैं, मतलब आपको क्या लगता है कि मोतिहारी या चंपारण जिले में कितने लोगों के साथ इसने इस तरह से? मिनिमम 10 लोगों के साथ एक मान लेके पक्का नकल है ये नीरज कुमार उपाध्याय का। अच्छा। जिसमें स्वीकृति बयान में नेहा जी 80% रुपया हम जमा कर दिए, इसलिए हमको बेल दिया जाए। उनको भी जमीने के नाम पर ठग दिया। नीरज उपाध्याय जी, ये जी नीरज उपाध्याय जी हैं, मोतिहारी के ही छतौनी थाना के ही अंतर्गत रहने वाले हैं। इनसे कितना पैसा लिया? इनसे 6,30,000 का मामला था। यह 12/9/2016 का मामला है। छतौनी थाना कांड संख्या 220/16 है। एक सुधांशु रंजन का है जो सुश्री ज्योत्सना मैम के यहाँ चल रहा है। एक राजीव कुमार का है जो उनका चल रहा है। कम से कम 5-6 लोगों का तो मैं जान रहा हूँ। ये जमीन और पैसा, जमीन, सिर्फ जमीन और पैसा का मोहब्बती पड़ा लोगों से ले लेना। जो मान ले कि दुकान है, तो पैसा हमारा इतना बड़ा दुकान है, कारोबार है, हम क्या भागे? देखिए, चंपारण में जमीन को लेकर के, जैसे यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय बनना है,
अभी अस्थायी रूप से जिला स्कूल में चल रहा है। उसका जमीन अधिग्रहण मोतिहारी शहर के बगल में ही प्रक्रिया जारी है, कुछ हुआ है, कुछ होना है। लेकिन कुछ साल पहले ही एक बहुत बड़ा जमीन घोटाला न कह के उसको कहें कि जमीन के नाम पे जो पैसा किसी को वो देना था कंपनसेशन, उसके संबंध में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था, आपको याद हो? जी जी, निश्चित रूप से उसमें कई सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। वो लोग कारा भी गए, पकड़े गए। मतलब अभी एक राजनेता का भी नाम आया था जो त्रिकालिया में मान लीजिए। यहाँ चंपारण में भू माफियाओं का इतना बड़ा स्थिति है, इन सबों से कहीं ना कहीं इनका संपर्क कुछ ज्यादा था। मैं किसी के भी नाम लेने से और कहने से डरा हुआ और सहमा हुआ हूँ। 5 बरस से इससे पीड़ित हूँ। मेरी बुझा जाए ये रीढ़ की हड्डी। तो कानून के जानकार हैं, आप क्यों डरे हुए? डरे हुए हैं ना, तो फिर आम आदमी का क्या होगा? हम जानकार हैं, हम कहीं ना कहीं कमजोर हो गए हैं, तब ना आज 5 साल से मान लीजिए खुला घूम रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय को चुनौती दे रहा है, या रिपोर्टू निकाल दिया, हमारा क्या कीजिएगा? अभी देखिए, रमेश सिंह जी चंपारण के ही है, लखौरा के रहने वाले हैं, वकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लीगली एम्पावर्ड हैं, लॉ की जानकारी रखते हैं। फिर भी ये खुद कह रहे हैं कि मैं डरा हुआ हूँ और इनका इतना पैसा जो है डूबा हुआ है। जरा सोच कर देखिए कि बिहार में या इसी चंपारण में या पूरे बिहार में जमीन को लेकर जिस तरह से भू माफिया, इस चीज को सरकार भी स्वीकारती है और वो लोग ये स्वीकारते हैं कि और नीतीश जी ने हाल फिलहाल कुछ ऐसे कानून भी बनाए, क्या रमेश जी, जिसमें था कि उन्होंने कोशिश की कि जमीन खरीद और बिक्री में धोखाधड़ी नहीं हो। इसके लिए उन्होंने कुछ कानून भी बनाए। बावजूद इसके तरह तरह से जमीन के ये दलाल, नटवर लाल, धोखेबाज रमेश सिंह जैसे लोगों को भी ठग लेते हैं, जो कि कानून के जानकार हैं। आम आदमी का क्या हाल होगा? हमने तो कहा ना, जो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आज 4 साल अधिक हो गया निकलने के बाद प्रतिवेदन 2 जो कहा जाता है रिपोर्ट, उसके बाद भी इसकी गिरफ्तारी नहीं होना कहीं ना कहीं बड़ी मदस्ती का ही देन है ना। अच्छा, गिरफ्तारी कैसे हुई है ये बता दें। 12 तारीख को जो गिरफ्तारी हुई है, इसकी कहानी भी आपको पता होगी। ये तो मैं सबसे पहले इस बिंदु पर माननीय इस केस के आयु अनुसंधान करता सल यादव जी, शिवेश यादव जी को धन्यवाद देने का पात्र हूँ, जो उन्होंने 31 मई 2021 को ही इस केस का अनुसंधान का पत्र किया। उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूँ, जो उन्हीं की देन है जिसकी गिरफ्तारी हो सकी। अच्छा, बीच में लगातार मान लीजिए संपर्क में रहे, हमसे भी एक आध बार मिले, जो कौन सा नंबर चालू है, जिस पर प्रयास किया गया नंबर बंद था, लेकिन गुप्त रूपों से मालूम चला ये फिर यह बड़ी मस्जिद में, मठिया में जो मस्जिद है उसके पास एक फिर किराना दुकान भी चालू हो गया। माने इसके पास पैसे की स्कोप की कमी नहीं है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अपना दुकान, अपना प्रतिष्ठान, अपना व्यवसाय, अपनी ऑफिस चालू रहे और यह सिर्फ बाहर से आता जाता रहे। आज तो सारा सिस्टम हाईजेक है। उस दुकान पे जैसा ही पहुंचा शाम को, वहां से इसकी गिरफ्तारी हुई। तो सूचना रही होगी भाई, लगातार जब पुलिस ने अच्छा काम नहीं, हम तो पहले ही यादव जी को धन्यवाद देने उन्होंने महज 2 महीने पहले इसकी केस के अनुसंधान का पद ग्रहण किया और लगातार रखे रहे। उन्होंने को लगा जो नहीं, ये आदमी रियल में पीड़ित है। मैंने इस घटना के पूर्व में न मुझको आंख में चश्मे थी, न बीपी था, न शुगर था, न गैस था। तो इसके रुपया देने के बाद इन सबों से मैं पीड़ित हो गया। इससे दुख दर्द मैं क्या कहूँ। मैं अपने घर में जो जहाँ काम था वहीं रुका। मान लीजिए कोई पूरे शहर में एक मेरा ही आवास होगा जहाँ मान लीजिए अपने आवास के सामने गेट तक नहीं लगा सकता, क्योंकि मान लीजिए हमने इसको पैसा दिया, पैसा लेके भाग गया। सगे संबंधी पड़ता जो पैसा लेके दिया उनको अपनी जमीन बेच के उन लोगों को पैसे से देना पड़ा।
यादव जी की मैंने मेहनत के मैं काबिल तारीफ हूँ। जो मान लें कि मालूम चला एक और मान लें कि प्रतिष्ठान इसकी चालू हो गई है, इसके पास पैसे के स्कोप है, मोतिहारी गोवा का मान लें कि आना जाना इसके लिए लगा ही रहेगा। देखिए ये बड़ा बोलिए। और गोवा से आने के कर में मालूम चला जैसे आ रहा है नहीं आ रहा है, मालूम चला ये आया हुआ है, आप लोग मैंने संपर्क में थे 12 जुलाई के शाम के। अब उम्मीद है कि आपको जस्टिस मिलेगा, पैसा वापस मिलेगा? हम लोग तो न्याय प्रिय लोग हैं, न्याय के पुजारी है, न्याय के की गुहार करेंगे। हम तो मान लीजिए कोर्ट से आग्रह करेंगे कि हमारा पैसा मिल जाए। हम मान लीजिए कि जो अगर दिए हैं हमारा भुगतान हो जाए, दूसरा हम क्या चाहेंगे? हमको उससे कोई अर्थ विषाद तो है नहीं मान लीजिए किसी भूमि माफिया से हमें कोई अर्थ विषाद है। हमको जिससे व्यक्तिगत दिए हैं लिए हैं उससे मामला है। सत्य को कोई झुठला सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। इस बात पर हम अड़े हुए हैं। हमारे इसे सीधे साधे आदमी को मूर्ख बनाकर जो ठगा इस वनवास के समय काट रहे हैं, ऊपर वाले से दुआ है और नीचे न्यायकर्ताओं से जो हमको न्याय मिले, समुचित न्याय मिले, पैसा मुझे मिल जाए, बाकी उससे हमको कोई विवाद नहीं है। तो ये रमेश जी ने अपनी पूरी कहानी बताई और ये इनके अकेले की कहानी नहीं है, बल्कि इस शहर के बहुत सारे लोग इस जमीन धोखाधड़ी, जमीन के नाम पर लाखों रुपए अपना गवा बैठे हैं। ये उम्मीद कर रहे हैं रमेश जी की न्याय मिलेगा। पुलिस को भी बधाई कि उन्होंने कार्रवाई की, उसको गिरफ्तार किया, और रमेश जी को शुभकामना कि इनका पैसा वापस मिले, उस शख्स को उसके किए की सजा मिले। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि बिहार में इस वक्त जमीन एक ऐसा संसाधन बना हुआ है जहां लूट खसोट और धोखाधड़ी और माफियागिरी, भू माफिया, लैंड माफिया, जहां इस वक्त मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मैं किसी का नाम लूं, लेकिन जब आप बिहार में किसी से बात करेंगे, किसी भी बड़े पत्रकार से, नेता से या सोशल एक्टिविस्ट से, तो वो बताएंगे कि इस भू माफियागिरी में कौन कौन लोग शामिल हैं, कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आप सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। एक वकील ठगा जाता है और न्याय के लिए 7 साल उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए इंतजार करता है। आप सोचिए कि एक आम आदमी जो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया देकर जमीन लेना चाहता हो, उसके साथ क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो उसके साथ क्या होगा? फिर वही कि मतलब तिनका तिनका जोड़कर वो आशियाना बनाने निकला था और एक झटके में उसके सारे सपने टूट गए। तो जमीन के ऐसे भूमाफियाओं से, दलालों से सावधान रहिए। जमीन लेना हो तो 10 बार तस्दीक कीजिए कि जमीन सही है, कागज सही है, व्यक्ति सही है, अन्यथा आप भी किसी दिन इनकी तरह शिकार हो सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई को लुटा सकते हैं। फिर आपको सालों साल इंतजार करना होगा न्याय पाने के लिए। मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।